हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो अपना नेक्स्ट चैप्टर था, कौन सा, हाइड्रोकार्बन्स, उसके अंदर मैं आप लोगों को एल्कीन पढ़ाने जा रही हूं। एल्कीन क्या है? एल्कीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देखिए, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऐसे। तो देखिए एल्कीन क्या है। देखिए, एल्कीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है एथीन C2H4 जिसके अंदर 2 कार्बन है, जैसे ये वाला। ठीक है, इसकी हम बात पहले कर चुके हैं लेकिन अगेन देख लेते हैं। एल्कीन सीरीज के अंदर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट मेंबर आता है इसका सेकंड, वो कौन सा है? C3H6 जिसको बोलते हैं प्रोपीन। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट C4H क्या आएगा? 8। ठीक है, तो ये एल्कीन सीरीज के क्या हैं? कंपाउंड्स हैं। आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे कंपाउंड्स बनते जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने देखा था कि ये जो कार्बन था वो क्या था? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज था, इसीलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो लगभग किसके बराबर होगा? 120 डिग्री एंगल के बराबर होगा। तो देखिए इसके अंदर 116.6 डिग्री एंगल आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड कैसे बन रहा था? अपने जो p ऑर्बिटल थे, कौन से? py ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल यहाँ थे ना। py ऑर्बिटल के बीच में अपना कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था? पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। और यहाँ पर px ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल की एक्सियली ओवरलैपिंग हो रही थी, जिसकी वजह से कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना और यहाँ पर पाई बॉन्ड बना, पार्शियली ओवरलैपिंग के थ्रू। ठीक है, अब इस पाई बॉन्ड पर, इस यहाँ पर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल ऐसे तो 120 होना चाहिए, तो 120 ना होके कितना होता है? 116.6 डिग्री। बात करते हैं हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड के अंदर क्या हो रही होती है? पार्शियली ओवरलैपिंग हो रही होती है, उसकी वजह से उसमें क्या होता है? ये कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, आया समझ में? इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं ये अपन काउंट कर चुके थे। 1 2 3 4 और 5। इसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये है अपनी एथीन, जिसका जो एल्कीन सीरीज का क्या है? फर्स्ट मेंबर। ठीक है, ये है। इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है, वो कितनी है? 134 पिकोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी और इसने रिपल्शन लगा रहा है, तो इस यहाँ पर जो एंगल आया वो कितना आया? 121। जैसे मान लो ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये वाला, तो इस वाले हाइड्रोजन पर तो क्या लगेगा? रिपल्शन। इसकी वजह से, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। तो ये वाला एंगल तो बढ़ेगा, लेकिन दो जो हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल था वो कितना हो गया? 116.6। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड। मैंने बोला था सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये था पाई बॉन्ड। अभी इसके अंदर बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड के अंदर क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी इतनी होती है, इज ग्रेटर। कैसी होगी? इसकी ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी देख लीजिए, 348 किलो जूल है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड के। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के अंदर देखेंगे हम
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का। इसके अंदर पहले हम कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया, देन हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। हमने इधर से क्यों नंबरिंग की? क्योंकि जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ता है हम उधर से नंबरिंग करते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या नाम आएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है, और कौन सी सीरीज है, एल्कीन सीरीज है, तो सफिक्स क्या आएगा, ईन, प्रोपीन, ठीक है। 1 पर है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, प्रोप 1 ईन, ठीक है। 1 पर होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर नंबरिंग करते हैं तो वही 1 2 3 4, ठीक है। ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 ईन, ठीक है। 4 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो इसीलिए ब्यूट 2 ईन आया। ये मैं बता चुकी हूँ, ये IUPAC नेमिंग के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर देखिए, अब इसके अंदर हमने किसके लिए हैं, C4H8 के, ठीक है। इसके अंदर पहले हमने कार्बन चेन सेलेक्ट की, ठीक है। अब इसके अंदर जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, 1 पोजीशन पे, तो ब्यूट 1 ईन, ठीक है। अगर इसके अंदर देखेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर, तो ब्यूट 2 ईन। अब ये एक दूसरे के कैसे हो गए, डबल बॉन्ड की स्थिति चेंज हो गई, मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो ये कैसे हो गए, पोजीशन आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, पोजीशन आइसोमर्स। अगर हम इसकी बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं, तो इसके अंदर देखिए चेन कौन सी है, ब्यूट वाली है, ठीक है। इसके अंदर चेन जो है वो कौन सी है, प्रोप वाली है, प्रोप वाली तो है, ठीक है। तो इसके अंदर ये दोनों कैसे हुए, चेन आइसोमर्स, कैसे हुए, चेन आइसोमर्स। इसका नाम लिखिए, देखिए 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, तो कौन सी चेन आ रही है, प्रोप वाली, 3 कार्बन वाली, और इधर कौन सी चेन है, 4 कार्बन वाली। अब नेक्स्ट आता है C5H10। इसके आइसोमर्स देखते हैं, इसके आइसोमर्स में ये वाला आइसोमर, इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5 पेंट 1 ईन। देन इसकी अगर नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर आता है, सेकंड पोजीशन पर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बताइए आप लोग, कीजिए सॉल्व, क्या है ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी और इसकी, ये दोनों एक दूसरे, ये आपस में है कौन कौन से, चेन आइसोमर्स। ये इसके साथ चेन आइसोमर्स शो करता है और ये इसके साथ चेन आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी चेन है, 4 कार्बन वाली, तो ब्यूट 2 ईन। अब नेक्स्ट इसका ही है, इसके अंदर भी कितने कार्बन की चेन बन रही है, 4 कार्बन की, ठीक है। तो चेन तो सेम है इन दोनों में, C और D में, ठीक है, लेकिन इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखा, इसमें 2 ईन है और इसमें 1 ईन है, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट की स्थिति भी चेंज है और डबल बॉन्ड की स्थिति भी चेंज है। अब इसके अंदर भी देखते हैं अपन, वही सेम चीज हो रही है कि डबल बॉन्ड की स्थिति चेंज है, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म और शो होती है, कौन सी शो होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसका टाइप है, स्टीरियो आइसोमर्स का, ठीक है। इसके अंदर आता है अपना सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अगर ये दोनों सेम साइड लगे हुए होते हैं तो सिस फॉर्म, अगर ये दोनों अपोजिट साइड लगे हुए होते हैं तो ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगर हमारा कंपाउंड इस तरीके का होता तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा होता, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा होता, ठीक है। अगर हमारा कंपाउंड इस तरीके का होता
तब भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा होता। इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या जरूरी है कि जो कार्बन से जुड़े हुए दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो वो कैसे हो, डिफरेंट हो। ठीक है, अब इसके अंदर सिस और ट्रांस आइसोमर्स शो होते हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन सिस और ट्रांस होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो सिस वाली जो फॉर्म है उसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है ट्रांस वाली से। ट्रांस वाली का क्या होता है, 0। क्यों? क्योंकि ये इस साइड लगा रहा है और ये इस साइड लगा रहा है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर इसका डाइपोल मूवमेंट 0 हुआ तो ट्रांसफॉर्म कैसी हो गई, नॉन पोलर। कैसी हो गई, नॉन पोलर, और ये पोलर होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 277 होता है और इसका 274 होता है। मतलब सिस फॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है ट्रांसफॉर्म की तुलना में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्कीन्स के प्रिपरेशन की। तो एल्कीन्स किससे बनाई जाती हैं, फर्स्ट एल्काइन से। तो एल्काइन से बनाने, ये क्या है अपना एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्काइन। अगर एल्काइन पर हाइड्रोजनेशन किया जाए किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, हमारे कौन सी एल्कीन बनेगी, सिस एल्कीन बनेगी। ठीक है, अगर हमारा एल्काइन का हाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में किया जाए, सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में किया जाए, ये कौन सी रिएक्शन है, बर्च रिडक्शन है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन और एडिशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इस पर H2 का एडिशन हो रहा है, H जुड़ रहे हैं। अगर H दोनों साइड एक साइड जुड़ते हैं तो सिस एल्कीन बनता है, अगर H और H अपोजिट साइड जुड़ते हैं तो ट्रांस एल्कीन बन रही है। ये वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में होती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है किसकी, एल्काइन की, हाइड्रोजन के साथ, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ट्रांस एल्कीन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, RX होते हैं। अब इनके डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के द्वारा हम देखते हैं, तो देखिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब हेलो मतलब हेलोजन। तो अगर मान लो हेलोजन ये है X, ठीक है, अगर मान लो H और X दोनों निकल जाएं तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू होता है। कैसे, अब जैसे ये है अपना CH3 और CH2X, ठीक है, X जिस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बीटा कार्बन, और इस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। कौन सी हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन। अब अगर इसको एल्कोहलिक KOH के माध्यम में निकाला जाएगा, अगर इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन आपस में निकल जाती हैं और क्या बना लेती हैं, डबल बॉन्ड। तो देखिए किस तरीके से बनाया इन्होंने, देखिए कि ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है, इसको बोलते हैं अल्फा। क्यों, क्योंकि ये हेलोजन से जुड़ा हुआ है, इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं, जिससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन का निकल रहा है, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में होती है, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, बन गया एल्कीन। आगे चले, देखिए फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। तो देखिए पहले अपन ये समझते हैं कि विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। तो CH2, ठीक है, अगर इनसे
अगर ये 1,2 कार्बन है, ठीक है, अगर इस वाले से Br जुड़ा हुआ है और इसके एडजेकेंट कार्बन से भी Br जुड़ा हुआ है, तब इस हैलाइड को, इस हैलाइड कंपाउंड को क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहैलाइड कंपाउंड, ठीक है। ये है विसिनल डाइहैलाइड एथेन, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? जिंक के साथ कराई जाती है, तो ये दोनों हैलोजन Br2 की फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है। ये Br2 की फॉर्म में निकल जाएगी, किसके साथ रिएक्शन करके? Zn के साथ। तो Zn Br2 निकल जाएगा और अपने क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। अब ऐसे ही इसके अंदर देखें वही चीज CH3CH Br, देन इसके अंदर भी ये इसकी रिएक्शन थी CH3CH Br प्लस CH2 Br, ठीक है। ये दोनों Br निकल जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड Zn Br2। आया कि नहीं समझ में? तो इसको बोलेंगे, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? डीहेलोजिनेशन, मतलब हैलोजन निकल रही है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला? डीहेलोजिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का फ्रॉम एल्कोहल्स टू, फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। एल्कोहल्स जो होते हैं उनका क्या करें? एसिडिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन, हाइड्रेट क्या होते हैं? वाटर। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना, डी लग गया मतलब निकलना, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो अपन डिहाइड्रेशन कराएंगे वो कौन सी मीडियम में कराएंगे? एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम क्या है? H2SO4, ठीक है। इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस, H और OH को निकालेंगे तो वाटर निकल जाएगा और अपनी क्या बन जाएगी? एल्कीन। ये क्या हुआ? डिहाइड्रेशन, ठीक है। ऐसे ही अपनी बनी एल्कीन। इसके अंदर तो अपन ने देखा एल्कीन के बनाने की प्रोसेस के अंदर अपन ने सबसे पहले देखा फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइन से अपन ने कैसे बनाया? हाइड्रोजनेशन के द्वारा। देन अपन ने बनाया डिहाइड्रोहेलोजनेशन के द्वारा, जिसके अंदर HX निकला। फिर अपन ने देखा डिहेलोजनेशन के द्वारा, फिर अपन ने देखा डिहाइड्रेशन के द्वारा, ठीक है, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल निकाला। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर वही दो प्रॉपर्टीज आती हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी, द फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस। कैसे हैं? गैसेस हैं, मतलब C2 H4 C3 H6 C4 H8, ये तीनों तो कैसे हैं? गैसेस फॉर्म में है। एंड नेक्स्ट 14, मतलब इसके बाद C14 H28, ये यहाँ तक के एलिमेंट कैसे हैं? लिक्विड हैं। और फिर उससे हायर वन कैसे हैं? सॉलिड। इथीन इज अ कलरलेस गैस। जो एथीन है, ये वाली एथीन, ये कैसी है? कलरलेस गैस है और इसका स्मेल कैसा है? फेंट स्वीट, ठीक है। सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ये कैसी होती है? नॉन पोलर होती है, इसीलिए ये सॉल्युबल होती है किसके अंदर? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? बेंजीन, पेट्रोलियम या फिर ईथर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी अपन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या देखेंगे? केमिकल बिहेवियर, कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है रिएजेंट के साथ। तो देखिए एल्कीन क्या है? ये एल्कीन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसके जो p ऑर्बिटल थे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, यहाँ पर एक इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल दूर से आ रहा है रोता हुआ, मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर वो देखेगा कि इस एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वो इसके पास आएगा, ठीक है। इसने देखा इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास आया। अब फिर इसने देखा कि इसके पास डबल बॉन्ड भी है, इसके पास डबल बॉन्ड भी है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ऐड हो जाएगा इजीली, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो देखिए एल्कीन शो एडिशन रिएक्शन इन विच द इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड ऑन इट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, बराबर है। अब इसके बाद आगे आता है एडिशन ऑफ डिहाइड्रोजन,
एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। इसके अंदर निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये मैं आप लोगों को एल्केन के अंदर बताया था कि जैसे एल्कीन है वो ये इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या करती है, एल्केन फॉर्म करती है। एल्केन की प्रिपरेशन में बताया था ना मैंने आपको, एल्केन की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन लर्न करनी है और इसकी प्रॉपर्टीज में भी ये रिएक्शन लर्न करनी है। ये कौन सा होता है, कौन सा हाइड्रोजनेशन होता है यहाँ पर, हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का, इसके अंदर आता है एडिशन ऑफ हैलोजन्स। उसके अंदर तो हम निकाल रहे थे, इसके अंदर हम जोड़ रहे हैं। तो देखिए अगर डाई हैलाइड को अगर हम एडिशन करेंगे, किसकी, हैलोजन का एडिशन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1,2 डाइब्रोमो एथेन। क्या बनेगा, 1,2 डाइब्रोमो एथेन। देखिए एथीन पर हमने ब्रोमीन जोड़ा, एक Br इस साइड जुड़ जाएगा और एक Br इस साइड जुड़ जाएगा, तो 1,2 डाइब्रोमो मैथिन बन जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से आता है। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड पहले हम डिहाइड्रोहेलोजनेशन करा रहे थे, अब हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करा रहे हैं। ठीक है, वही सेम चीज जल्दी, पहले हटा रहे थे तब एल्कीन बन रही थी, अब जुड़ा रहे हैं तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बन रही हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आता है। जैसे इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर HI, HBr और HCl, मतलब HI बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड वाला जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, सबसे वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि ये एसिडिक कैरेक्टर मोर दिखाता है। एसिडिक कैरेक्टर इसके कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद HBr होगा, फिर उसके बाद HCl होगा। अब इसके अंदर HI जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कैसे हो, इसके लिए एक मार्कोनिकॉफ नामक साइंटिस्ट ने एक रूल दिया। कैसा रूल दिया, द रूल स्टेट दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस रिएजेंट गेट अटैच टू द कार्बन एटम। इसके साथ अटैच होगा, उस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा विच पजेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास कम नंबर में क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम। जैसे अभी देखिए समझते हैं मैकेनिज्म के अंदर इसमें देखिए ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, HBr के साथ, तो इसमें H+ ऐड होगा। अब H+ कहाँ ऐड हो, या तो ये यहाँ पर ऐड होता है, अगर यहाँ ऐड होता है तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, अगर ये यहाँ ऐड होता है तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, अब ये कहाँ ऐड हो, ये कैसे डिसाइड होगा, ये ऐड उस कार्बन पर होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की अधिकता होती है, जहाँ पर हाइड्रोजन की ऑलरेडी अधिकता होती है। ठीक है, या फिर हम कहें जैसे अगर हमारा ये क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहे हैं। ठीक है, अब इंटरमीडिएट की हम स्टेबिलिटी निकालें, अगर इस वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी निकालेंगे तो इस पर 2 +I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। बताया था जब 2 +I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये मोर स्टेबल होगा। वैसे भी ये कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहा है +I इफेक्ट, इसीलिए ये कैसा होगा, लेस स्टेबल। अगर ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है तो मोर स्टेबल क्या बनाएगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा और ये कैसा होगा, मोर स्टेबल। तो देखिए मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट हम उस स्थान पर जोड़ते हैं जहां पर कार्बन एटम विच पजेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए जिसके पास लेसर नंबर में हाइड्रोजन एटम थे, देखिए यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ देखिए इन दोनों के अंदर किसके पास कम है हाइड्रोजन एटम, इसके पास। ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसके पास कम हाइड्रोजन एटम है, उस पर अपना क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव पार्ट। उसने सीधा ये बोल दिया। ठीक है, ये अपन ने सॉल्व करके निकाल दिया। आया कि नहीं समझ में मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मार्कोनिकॉफ के एंटी में, तो मतलब उसका उल्टा करेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। और इसको बोलते हैं, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, और इसको और क्या बोलते हैं, खराश इफेक्ट।
ठीक है, खराश इफेक्ट। इसके अंदर हमने देखा दिस हैपन ओनली व्हेन HBr, जब HBr रिएक्ट करता है, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट करता है, तब ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम आता है। HCl और HI रिएक्ट करते हैं तब हमारा ये मार्कोनिकॉफ रूल काम में नहीं आता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं इसने क्या बोला, मार्कोनिकॉफ ने, कि Br यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, Br इधर जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा। ये कह रहा है, इसको बोलते हैं खराश इफेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए H तो यहाँ जोड़ दिया और Br इधर जोड़ दिया, तो क्या बना 1 ब्रोमो प्रोपेन। ऐसा हुआ क्यों, देखिए ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि देखिए ये पेरोक्साइड था, ये कौन सा है, बेंजोइल पेरोक्साइड। कौन सा है, बेंजोइल पेरोक्साइड है। ठीक है, इसका अगर होमोलाइटिक क्लीवेज किया जाएगा तो क्या बनेंगे हमारे फ्री रेडिकल। देखिए ये फ्री रेडिकल बना और ये C6H5 फ्री रेडिकल बना। अब C6H5 ये कौन सा फ्री रेडिकल है, फिनाइल फ्री रेडिकल है। अब ये जो फ्री रेडिकल है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, HBr के साथ, तो इसका भी क्या करेगा, वो होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा। तो होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, Br फ्री रेडिकल। अब Br फ्री रेडिकल उस वाले कार्बन से जाके जुड़ेगा जो कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। तो देखिए ये इस वाले कार्बन से जाके जुड़ा और हमारा सॉरी इस वाले कार्बन से जाके जुड़ता है और ये वाला फ्री रेडिकल बन जाता है और यहाँ आकर अपना क्या जुड़ जाएगा, H, तो अपना कौन सा बन जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो अपना क्या बन जाएगा, देखिए तो यहाँ अपना क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो देखिए इससे ये हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो देखिए आगे यही रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर हाइड्रोजन आकर जुड़ रहा है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बन रहा है मेजर प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसको हमने खोल के लिखा है, वैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड ये है H2SO4। ठीक है, अब इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन होगा, किस तरीके से होगा, ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का एडिशन कैसे हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल में। सिर्फ और सिर्फ पेरोक्साइड इफेक्ट के अंदर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार होता है, लेकिन बाकी सब के अंदर कैसा रूल चलेगा, मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर। ठीक है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो किस पर जुड़ेगा, OSO2OH। यहाँ से अगर हम अलग करते हैं तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट हमने यहाँ जोड़ दिया और ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर के अंदर एडिशन होगा तो H और OH बनते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पार्ट किससे जुड़ेगा, इससे, और नेगेटिव वाला पार्ट किससे जुड़ेगा, इससे। देखिए नेगेटिव वाला पार्ट इससे जुड़ गया, पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ इससे, क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर हम देखते हैं कि ये क्या है, प्रोपीन। मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था, अगर ऑक्सीडेशन होता है तो या तो हमारा एल्कोहल बनेगा या फिर एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इसके अंदर देखिए क्या बन रहा है हमारा, एल्कोहल। ठीक है, अगर हमारी वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया जा रहा है किसके साथ, KMnO4 के साथ किया जा रहा है, तो हमारा क्या बनेगा, CH3 CH OH CH2 और OH। इसको बोलते हैं प्रोपेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी ऑक्सीडेशन ही है, इसको हम बोलते हैं, इसको नेमिंग रिएक्शन में शामिल कर लिया गया है। ये भी ऑक्सीडेशन है जिसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ये ओजोन की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, ये CH3 ये CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं
तब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, इसकी जगह सिंगल बॉन्ड आएगा और एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक है, और ये बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मान लो क्या जिंक और H2O की प्रेजेंस में क्या कराया जाए, क्लीवेज कराया जाए, तो इसके बाद ये ऐसे अलग हो जाएगा और ये ऐसे अलग हो जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ से ये अलग हो गया और यहाँ से ये अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो अपना क्या बन जाता है, ये और ये। अगर मान लो इसके अंदर वाटर नहीं लिया जाएगा, अगर इसके अंदर वाटर नहीं लिया जाएगा तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होके क्या बना लेगा, Hc डबल बॉन्ड OH, ये क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। आया कि नहीं समझ में, वापस समझा देती हूँ। 2 मिथाइल प्रोपीन है, ठीक है। अगर इसका ओजोनोलाइसिस किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, ओजोन की प्रेजेंस में, तो अपना कौन सा कंपाउंड बनेगा, ओजोनाइड। देखिए किस तरीके से ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ और यहाँ से भी बॉन्ड क्लीवेज हुआ, तो दोनों अपना अपना ऑक्सीजन लेकर चले गए, तो यहाँ पर क्या बना, प्रोपेन 2 ऑल, सॉरी यहाँ पर प्रोपेन 2 ऑन बना और यहाँ बना फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और आगे फर्दर अगर ऑक्सीडेशन कब होगा, जब हम सिर्फ और सिर्फ जिंक लेंगे और फर्दर ऑक्सीडेशन किसका होगा, HCHO का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक आता है पॉलीमराइजेशन। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एल्कीन है, एथीन है, जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कैटालिस्ट की प्रेजेंस के अंदर क्या बनाती हैं, पॉलीथीन, क्या बनाएंगी, पॉलीथीन, ठीक है। कैसे, ये आपस में पॉलीमराइज होती जाएंगी, जैसे N यूनिट आपकी ये एथीन क्या कर रही है, पॉलीमराइज कर रही हैं, तो क्या बन जाएंगी, ये पॉलीथीन, तो आपस में जुड़ती चली जाएंगी, जैसे CH2 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 इस तरीके से जुड़ती जाएंगी। ऐसे ही ये क्या है, प्रोपीन है ना, ये प्रोपीन है, अगर ये आपस में जुड़कर बनाती है क्या, पॉलीप्रोपीन, ठीक है। इस तरीके से हाई टेम्परेचर, और इसके लिए कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और कैटलिस्ट, ठीक है। देखिए एल्कीन की केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था क्या, हाइड्रोजनेशन, देन अपन ने क्या पढ़ा था, ब्रोमिनेशन, देन अपन ने क्या पढ़ा था, हाइड्रोहेलोजिनेशन, देन अपन ने क्या पढ़ा था, इसके अंदर कौन सा इफेक्ट, मार्कोनिकॉफ इफेक्ट, देन अपन ने इसके अंदर पढ़ा एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट, जिसके अंदर पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। फिर अपन ने पढ़ा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि मार्कोनिकॉफ रूल से हो रहा था। फिर अपन ने पढ़ा एडिशन ऑफ वाटर, जो कि मार्कोनिकॉफ रूल से हो रहा था एडिशन। और फिर अपन ने पढ़ा ऑक्सीडेशन, जो कि फर्स्ट अपन ने पढ़ा था KMnO4 की प्रेजेंस में, जो कि अपन को क्या मिल रहा था, प्रोपेन 1,2 डायऑल। देन अपन ने क्या पढ़ा था, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस के अंदर भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा था, जिसके अंदर ओजोन के साथ रिएक्शन हो रही थी और हमारा ओजोनाइड इंटरमीडिएट बन रहा था। देन अपन की जिंक और H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन के बाद अपन को क्या मिल रहे थे, एल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन और एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड अगर हम वाटर की प्रेजेंस नहीं लेते हैं तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाता है, फॉर्मिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर भी हमने देखा क्या, एल्कीन आपस में पॉलीमराइज होकर क्या बना रही थी, पॉलीमर्स फॉर्म कर रही थी, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट।